मेडिकल एंड नर्सेस अब। तो आज हम डिस्कस करेंगे सीरीज नंबर 6। 5 सीरीज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, रहेगी सीरीज 6 रहेगी। तो हर एक सीरीज में आपके लिए क्वेश्चन दिया जाता है, तो उसका आंसर ऑलमोस्ट बहुत सभी लोग सही देते हैं। एक या दो कैंडिडेट हैं जो आंसर रॉन्ग हो जाते हैं, बट कोई बात नहीं। तो जो क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे जिनका अपकमिंग आने वाले टाइम में यूपीपीएससी, हिमाचल प्रदेश एसएससी के लिए स्टाफ नर्स का पेपर होगा, सीएचओ के लिए, एमपी स्टाफ नर्स या फिर यूपी सीएचओ या फिर बिहार सीएचओ, तो सभी के लिए क्वेश्चन हेल्पफुल रहेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम सीरीज 6 पढ़ेंगे एंड देन जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें सीरीज 7 नहीं रहेगी। सीरीज 7 एक दिन बाद दी जाएगी, क्योंकि उसके पहले जो स्टाफ नर्स एमपी का, यूपीपीएससी एंड यूपी सीएचओ का जो पुराना पेपर है एंड बिहार सीएचओ का, वो हम डिस्कस करेंगे 2 दिन। तो 2 दिन के बाद है जो सीरीज नंबर 7 आएगी। बट उसके पहले ऐसा नहीं है कि आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा, कंटेंट प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा, आपको कंटेंट दिया जाएगा। बट उन 2 दिनों में आपके लिए कंटिन्यूअसली यूपी सीएचओ, बिहार सीएचओ, एनएचएम एमपी स्टाफ नर्स एंड यूपी पीएससी और हिमाचल प्रदेश पीएससी का पेपर है जो शो किया जाएगा। देन आफ्टर सीरीज 7 डिस्कस करेंगे हम। तो जो लास्ट सीरीज में सीरीज 5 में क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया था, तो वो था विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली सीन प्रीमेच्योर चिल्ड्रन ड्यू टू द एक्सेसिव ऑक्सीजनेशन सप्लाई। तो जो भी बेबीज हैं, प्रीमेच्योर बेबीज होते हैं, प्रीटर्म बेबीज होते हैं, तो उनके लंग्स प्रॉपरली मेच्योर नहीं होते, इसके कारण उनको बाहर से ऑक्सीजन थेरेपी या फिर ऑक्सीजन सप्लाई दी जाती है। तो उनमें कौन सी प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? तो ऑप्शन में था रेटिनोपैथी, ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम, ब्लाइंडनेस या फिर जीरोप्थेल्मिया। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के जो राइट आंसर आएगा वो होगा रेटिनोपैथी। रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लासिया जो आपने पढ़ा है वो, या फिर रेटिनोपैथी है जो मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेगा जिन बच्चों को, प्रीमेच्योर बच्चों को ऑक्सीजन सप्लाई या फिर ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। जो यहाँ पर ऑप्शन में है ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम, तो ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम भी बच्चों में स्पेशली बेबीज में कब होता है? बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। इसका जनरली जो पॉजिटिव एजेंट होता है स्टेफाइलोकोकस ओरियस नाम का बैक्टीरिया। तो ये क्या करता है, जो जिन भी मदर को जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती हैं या फिर कोई अदर निसीरिया गोनोरिया से रिलेट करते हुए या फिर क्लेमाइडिया ट्रोकोमाइटिस प्रॉब्लम हो, तो उनके द्वारा जो कॉर्ड रहेगी उसी के थ्रू बच्चों में ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम होने के चांसेस रहते हैं। बट यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई के कारण पूछा है तो वो होगा रेटिनोपैथी। तो आज के क्वेश्चन हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द लेबर इज सेड टू बी प्रोलॉन्ग्ड व्हेन द कंबाइंड ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज इज मोर देन। तो लेबर को प्रोलॉन्ग्ड लेबर कब कहा जाएगा? जब फर्स्ट और सेकेंड स्टेज का ड्यूरेशन कितने से ज्यादा हो जाए। तो लेबर की जनरली 4 स्टेज होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। तो लेबर को प्रोलॉन्ग्ड लेबर कब कहेंगे हम? जब पहले स्टेज, फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज का जो ड्यूरेशन हम मिला दें तो कितने घंटे से ज़्यादा हो जाता है, तब हम इसको प्रोलॉन्ग्ड कहेंगे। अलग अलग टाइप के लेबर जो प्रॉब्लम होती है प्रोलॉन्ग्ड होती है, प्रेसिपिटेट होती है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की प्रॉब्लम होती है। बट यहाँ पर पूछा प्रोलॉन्ग्ड लेबर। तो जब प्रोलॉन्ग लेबर कब कंसीडर किया जाएगा? जब फर्स्ट और सेकंड स्टेज का जो दोनों का कंबाइंड ड्यूरेशन मिला के कितना हो जाए? 18 घंटे से ज़्यादा। जो फर्स्ट स्टेज, और देखिए यहाँ पर स्टेज ऑफ लेबर के अकॉर्डिंग जो प्रीमी ग्रेविडा, मल्टी ग्रेविडा है, उनमें अलग अलग ड्यूरेशन होता है। तो फर्स्ट स्टेज होता है जनरली प्रीमी पैरा में 12 आवर, और सेकेंड स्टेज होती है 2 घंटे की, और जो मल्टी पैरा होती है उनमें 30 मिनट तक की हो सकती है। बट यहाँ पर जब फर्स्ट और सेकंड स्टेज दोनों का ड्यूरेशन मिला दें तो 18 घंटे से भी ज़्यादा की प्रोसेस हो जाती है। तो ये क्या कहलाएगा? प्रोलॉन्ग्ड लेबर। और जब यही लेबर की कंडीशन जब फर्स्ट और सेकंड स्टेज दोनों का ड्यूरेशन मिला दिया जाए, लेस देन 2 to 3 आवर तक हो जाए, मतलब कि प्रेसिपिटेट, प्रोलॉन्ग्ड का अपोजिट होगा प्रेसिपिटेट। प्रोलॉन्ग्ड में क्या होगा? ज़्यादा ड्यूरेशन लगेगा, 18 घंटे से भी ज़्यादा ड्यूरेशन हो जाता है फर्स्ट और सेकेंड स्टेज का। बट जो प्रेसिपिटेट लेबर होता है इसमें 2 घंटे, 2 से लेकर 3 घंटे के बीच में डिलीवरी है जो आपकी हो जाएगी। तो ये क्या कहलाता है? प्रेसिपिटेट लेबर। यहाँ पर स्टेज ऑफ लेबर आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेज जो प्रीमी पैरा होती है उनमें 12 आवर, मतलब कि जो कंप्लीट सर्वाइकल डायलिटेशन होता है
0 to 10 सेंटीमीटर तक, वो होगा इसमें। तो फर्स्ट स्टेज में 2 फेज होंगी, जिसमें लेटेंट फेज और एक्टिव फेज। लेटेंट फेज में क्या होगा, जो सर्वाइकल डायलिटेशन है वो 0 to 4 सेंटीमीटर होगा, और जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आएंगे कुछ देर के लिए आएंगे, बट इनका जो फ्रिक्वेंसी है वो थोड़ी देर में आएंगे, बट इनकी जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी ज़्यादा रहेगी। और फिर आता है इसी में एक्टिव फेज, तो इसमें कंप्लीट डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स होगा, जो कि 4 से 10 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेज में क्या होगा, फुल डायलिटेशन टू एक्सपल्सन ऑफ फीटस। फर्स्ट स्टेज में सर्विक्स डायलेट होगी 0 से 10 सेंटीमीटर तक, कंप्लीट डायलिटेशन होगा 10 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेज में क्या होगा, सर्विक्स फुल डायलिटेशन से लेके बेबी एक्सपेल्ड आउट होता है, फीटस एक्सपेल्ड आउट होता है, तो वो होती है प्रीमी पैरा में 2 घंटे हो सकती है, मल्टी ग्रेविडा में विद इन 30 मिनट में हो जाता है। और थर्ड स्टेज होती है, तो इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा बर्थ टू एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा। बेबी के डिलीवर होने से लेके प्लेसेंटा एक्सपेल्ड आउट होने तक का जो ड्यूरेशन होता है थर्ड स्टेज में। और थर्ड स्टेज कितनी होती है, 15 मिनट की, बोथ प्रीमी और मल्टी पैरा दोनों में। और फोर्थ स्टेज होती है, तो जिसको हम ऑब्जर्वेशनरी स्टेज भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, आफ्टर डिलीवरी के बाद से लेके हम मदर एंड बेबी दोनों को ऑब्जर्व करते हैं। मदर को ऑब्जर्व करते हैं जनरली पीपीएच की कंडीशन के लिए, या फिर कोई अदर प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। बेबीज के लिए भी ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये क्या हो गया हमारा प्रोलॉन्ग लेबर को लेके क्वेश्चन, और यहाँ पे आपके 6 से 7 क्वेश्चन हैं जो कवर अप हो गए हैं। तो आप याद रखें, एग्जाम में आपको आ सकता है। या तो ये पूछ सकते हैं फर्स्ट स्टेज की लेटेंट फेज में क्या होगा, एक्टिव फेज में क्या होगा। सेकेंड स्टेज में बेबी एक्सपेल्ड आउट होगा डायरेक्टली, कि फुल डायलिटेशन से फेज स्टार्ट होगी इस तरीके से। और सेकंड स्टेज की जब हम बात कर रहे हैं, तो इसमें एपिजियोटॉमी हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, आपको याद रखना है कि एपिजियोटॉमी कब परफॉर्म की जाती है, सेकंड स्टेज में, जब बेबी का जो हेड है वेजाइना और पेरिनियम के बीच में कट किया जाता है ताकि बेबी इजीली एक्सपेल्ड हो जाए। तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, एपिजियोटॉमी, और कब की जाती है, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। ग्रुप इन विच पीपल आर नॉट मैरिड इफ हैविंग ब्लड रिलेशन बट मैरिड आउटसाइड द ग्रुप इज टर्म्ड एज। तो ऐसा ग्रुप जिसमें लोग क्या करेंगे, जिनका कोई ब्लड रिलेशन है उसमें शादी नहीं करेंगे, बट आउटसाइड ग्रुप में शादी करेंगे, तो इसको किस टाइप की मैरिज का नाम दिया जाएगा। ऑप्शन में है एंडोगेमी, एक्सोगेमी, कास्ट एंडोगेमी, या फिर कास्ट एक्सोगेमी। तो ऐसी शादी या फिर ऐसी मैरिज जिसमें ब्लड रिलेशन होगा तो शादी नहीं करेंगे, बट आउटसाइड में शादी करेंगे, तो ये क्या कहलाती है, एक्सोगेमी मैरिज। एंडोगेमी मैरिज जनरली जो मोमेडियंस होते हैं, मुस्लिम्स होते हैं, उनमें आप देख सकते हैं मामा, आई थिंक मामा के बच्चों को छोड़ के बाकी सभी रिलेशन में शादी हो जाती हैं। बट जो एक्सोगेमी मैरिज है, इंडिया में एक्सोगेमी मैरिज सबसे ज़्यादा होती है, यदि हम इंडिया की बात करते हैं तो एक्सोगेमी मैरिज में क्या देखा जाता है, आपका गोत्र देखा जाएगा, किस गांव से हैं, किस परिवार से हैं, किस पिंड से हैं, बहुत सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, जिसको हम कुंडली मिलाना भी कह सकते हैं हिंदू कल्चर के अकॉर्डिंग। तो एंडोगेमी में क्या है कि एक रूल होता है कि आपको इसी का ग्रुप में आपको अपनी वाइफ या फिर हस्बैंड लाना है, तो एक किसी ग्रुप का होना चाहिए, कास्ट, क्लास, रेस, ट्राइब। और एक्सोगेमी मैरिज में क्या होता है, आपके गोत्र, ब्लेज, परिवार, पिंड, जमाने भर की चीज़ें मैच की जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ब्लड रिलेशन मैच ना हो, आपके जो ब्लड रिलेशन है वो बस मैच ना हो, तो वो किस में आएंगे, एक्सोगेमी में। एंडोगेमी में वो ऐसे लोग आएंगे जिनका ब्लड रिलेशन मैच करता हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्ले कलर्ड स्टूल इंडिकेट। तो क्ले कलर्ड स्टूल किस प्रॉब्लम में देखने को मिलेगा। ऑप्शन में जीआई, अपर जीआई ट्रैक्ट ब्लीडिंग, इम्पेंडिंग कॉन्स्टिपेशन, एन इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन, या फिर बाइल ऑब्स्ट्रक्शन। तो क्ले कलर्ड स्टूल कब देखने को मिलता है, जब स्टूल में वाइल है जो प्रेजेंट रहे। तो क्ले कलर्ड स्टूल देखने को मिलेगा बाइल ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन में। कब, बाइल ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन में। तो जो बाइल का प्रोडक्शन कौन करता है, कंटिन्यूअसली लिवर करता है, बट स्टोर कहाँ पर होता है, गॉल ब्लैडर में। तो जो गॉल ब्लैडर से वाइल डक्ट वाइल को लेके जाएगी, यदि वहाँ पर किसी भी तरीके का गॉल ब्लैडर के यहाँ पर कोई भी ब्लॉकेज हो जाता है, तो जो वाइल बना है वो क्या होगा, इंटेस्टाइन तक नहीं जा पाएगा। तो इसीलिए जब वो इंटेस्टाइन तक जो वाइल प्रोडक्शन हुआ है, लिवर टू द इंटेस्टाइन बाय द गॉल ब्लैडर, बाइल बना है लिवर में,
लिवर से होते हुए इंटेस्टाइन से कहाँ पर जाए गए, गॉल ब्लैडर में स्टोर होने के लिए। लेकिन यदि ये वहाँ पर स्टोर नहीं हो पाता है, किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन है बाइल डक्ट में, तब इस केस में क्या होगा कि स्टूल में ही मिक्स्ड होने लगेगा। तो क्ले कलर है जो स्टूल का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो ये जनरली क्ले कलर्ड स्टूल कब देखने को मिलेगा, जब स्टूल में बाइल प्रेजेंस हो। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, बाइल ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर रिपीटिंग द मूवमेंट ऑफ अनदर पर्सन मीन्स, यदि आप किसी दूसरे पर्सन के मूवमेंट को रिपीट करते हैं, सेम वैसे ही करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा। ऑप्शन में नेगेटिविज्म, ऑटोमेटिक ओबिडेंस, इकोलेलिया या फिर इकोप्रेक्सिया। तो मूवमेंट हम रिपीट कर रहे हैं तो ये कंडीशन कहलाएगी इकोप्रेक्सिया। यदि किसी के सेंटेंस और बातों को हम रिपीट करते हैं तो ये कहलाता है इकोलेलिया। क्या कहलाता है, इकोलेलिया। जब हम किसी के बातों को रिपीट करते तो वो होता, सेंटेंस को रिपीट करते, किसी कोई और बोल रहा है उसको सेम वैसा ही रिपीट करते तो इकोलेलिया। बट जब मूवमेंट रिपीट करेंगे किसी दूसरे पर्सन के तो ये क्या कहलाएगा, इकोप्रेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पेशेंट हु रिफर्स टू हिज मील स्टेटिंग दैट द फूड इज पॉइजनड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यदि कोई पर्सन कह रहा है कि उसका जो फूड है क्या है, उसमें किसी ने जहर मिला दिया है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, तो किस टाइप का एग्जाम्पल है, डेल्यूजन का, हेलुसिनेशन का, सुसाइडल आइडियाज या फिर नेगेटिविज्म। तो यदि कोई पेशेंट कह रहा है कि उसके खाने में किसी ने जहर मिला दिया है, तो किस टाइप का एग्जाम्पल है, यह उसका एक तरीके का डिल्यूजन, भ्रम, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स इज नोन एज। तो घुटनों के इन्फ्लामेशन को क्या टर्म यूज किया जाएगा। ऑप्शन में अर्थराइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, टॉन्सिलाइटिस या फिर जिंजिवाइटिस। तो इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स के लिए जो टर्म यूज होगा वो कहलाएगा अर्थराइटिस। क्या कहलाएगा, अर्थराइटिस। ऑस्टियोमाइलाइटिस एंड जिंजिवाइटिस दो डिफरेंट टर्म। ऑस्टियोमाइलाइटिस का मतलब है कि बोन्स में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होना। तो दो टर्म याद रखना है, जॉइंट पूछते हैं तो अर्थराइटिस। यदि बोन्स, ओस्टियो से आप क्या समझ सकते हैं, बोन्स की जो सेल है वो है यहाँ पर। तो ऑस्टियोमाइलाइटिस का मतलब है कि बोन्स में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होना, और जिंजिवाइटिस का मतलब होता है गम्स में, मसूड़ों में इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन होना, और टॉन्सिलाइटिस का मतलब जो टॉन्सिल्स है वहाँ पर इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन का होना। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स क्या कहलाएगा, अर्थराइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। वन ऑफ द प्राइमरी ड्रग यूज्ड ड्यूरिंग सीपीआर इज। तो कौन सी मेडिसिन है जो सीपीआर के टाइम पर यूज की जाती है। ऑप्शन में रेंटेक, डिगॉक्सिन, डाइक्लोफेनेक या फिर एफिनेफ्रिन। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं, रिसेंट में जो सीएचओ का एग्जाम हुए थे अलग अलग स्टेट के लिए, उनमें से मिक्स करते हुए क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि अभी रिसेंट के सीएचओ एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो सीपीआर के लिए जो प्राइमरी ड्रग यूज की जाती है वो है एपिनेफ्रिन। कौन सी मेडिसिन है, एपिनेफ्रिन। नेक्स्ट है यहाँ पर, द नर्स कैन एक्सपेक्ट दैट अ नॉर्मल न्यूबॉर्न इन्फेंट शुड ट्रिपल हिज बर्थ वेट बाय। तो एक नर्स है जो किसी न्यूबॉर्न बेबी के इन्फेंट के बर्थ वेट को ट्रिपल कब एक्सपेक्ट कर सकती है, कि इस बच्चे का बर्थ वेट है जो ट्रिपल कब हो जाएगा। ऑप्शन में है 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ या फिर 4 मंथ। तो बेबी का जो बर्थ वेट है जो ट्रिपल कब हो जाता है, डबल कब हो जाता है, तो ये चीजें आप याद रखें, आपको एग्जाम में आ सकता है। बर्थ वेट डबल कब होता है, 6 मंथ में, 5 से 6 महीने की एज में यदि बेबी का बर्थ वेट 2.5 kg है तो 5 to 6 मंथ की एज तक 5 kg हो जाएगा, 2.5 किलो से 5 किलो। और यदि बेबी का बर्थ ट्रिपल पूछा जाता है तो ये कब होगा, 12 मंथ, 1 ईयर एज ग्रुप के बेबीज का जो बर्थ वेट होगा, जितना उनका जन्म के टाइम पर वेट था उसका 3 गुना कब हो जाएगा, जब वो बेबी और इन्फेंट 1 साल का हो जाएगा, 12 महीने का हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको आंसर क्या देना होगा, 12 मंथ। डबल होगा कब, 5 to 6 मंथ में, ट्रिपल होगा 1 ईयर और 12 मंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, डेंगू इज कॉज्ड बाय। तो डेंगू का जो कॉजेटिव एजेंट है वो क्या है। ऑप्शन में एडीज मॉस्क्यूटो, क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो, एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो, क्यूलिस मॉस्क्यूटो। तो डेंगू है जो इसका पूछा गया है कि कॉजेटिव एजेंट क्या है।
तो डेंगू का जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है, एडिस मॉस्किटो, एडिस एजिप्टी मॉस्किटो है। बट डेंगू यदि पूछा जाता है तो क्या एक वायरल इन्फेक्शन है, बट यहाँ पर एजेंट पूछते हैं तो क्या है, एडिस मॉस्किटो। नेक्स्ट है यहाँ पर मेडिकल कंडीशन इन विच द बोन्स बिकम ब्रिटल एंड फ्रेजाइल फ्रॉम लॉस ऑफ टिश्यू टिपिकली एज अ रिजल्ट ऑफ हार्मोनल चेंजेस और डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी इज नोन एज। तो ऐसी कंडीशन जिसमें बोन्स क्या हो जाएंगी, ब्रिटल फ्रेजाइल हो जाएंगी, कहाँ, और टिश्यू का क्या होगा, लॉस होने लगेगा टिश्यू की साइड से। और रिजल्ट क्या होगा, जनरली किसके कारण होता है, हार्मोनल चेंज के कारण हो सकता है, कैल्शियम की कमी के कारण, विटामिन डी की कमी के कारण। तो ये प्रॉब्लम क्या कहलाएगी, ऑप्शन में ऑस्टियोमाइलाइटिस, फ्रैक्चर, ऑस्टियोपोरोसिस या फिर ऑस्टियोमलेशिया। तो यहाँ पर एक कौन सी प्रॉब्लम कहलाएगी आपको बताना है, मेडिकल कंडीशन इन विच द बोन्स बिकम ब्रिटल एंड फ्रेजाइल फ्रॉम लॉस ऑफ टिश्यू टिपिकली इज द रिजल्ट ऑफ हार्मोनल चेंजेस और डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी, इट्स नोन एज द ऑस्टियोपोरोसिस। क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन में ही जनरली ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, जिसमें हार्मोनल चेंज होगा, कैल्शियम की कमी होगी, विटामिन डी की कमी होगी। और ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन जनरली आफ्टर 45 ईयर के बाद ही होती है, जब बोन डेंसिटी कम होने लगती है। 35 ईयर के बाद, 30 to 35 ईयर के बाद आपकी बोन डेंसिटी क्या होने लगती है, कम होने लगती है। तो उसी टाइम पर ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या कहलाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ बोन कॉज्ड बाय इन्फेक्शन जनरली इन द लेग, आर्म और स्पाइन। तो ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या है, बोन्स का इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन है, किसी भी पार्ट में हो सकता है, किसी भी बोन्स में हो सकता है। और यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस है, तो क्या है, कैल्शियम है जो हमारे बोन्स के डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब लो कैल्शियम इंटेक होगा या फिर बोन डेंसिटी कम होगी, एज के कारण है जो प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये क्या हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट है यहाँ पर इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेस्ट इज नोन एज। तो ब्रेस्ट के इन्फ्लामेशन को क्या टर्म यूज किया जाएगा, ऑप्शन में मास्टाइटिस, गैस्ट्राइटिस, डर्मेटाइटिस या फिर ऑस्टियोमाइलाइटिस। तो ऑस्टियोमाइलाइटिस हमने अभी जस्ट पढ़ा है, ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या है, बोन्स का इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन। गैस्ट्राइटिस जो डिफरेंट टर्म है, और यहाँ पर पूछा गया है कि ब्रेस्ट का इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन क्या कहलाता है। तो ब्रेस्ट का इन्फ्लामेशन है जो क्या कहलाएगा, मास्टाइटिस। क्या कहलाएगा, मास्टाइटिस। गैस्ट्राइटिस है स्टमक इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट है यहाँ पर ईच बीट ऑफ ह्यूमन हार्ट इज कंप्लीटेड इन। तो ह्यूमन हार्ट का जो बीट होती है, धड़कन होती है, कितने टाइम में कंप्लीट हो जाती है। ऑप्शन में 85 सेकेंड, 0.85 सेकेंड, 8.5 सेकेंड या फिर 5.8 सेकेंड। तो ईच ह्यूमन हार्ट बीट है जो 0.85 सेकेंड में कंप्लीट हो जाती है। एक हार्ट बीट का जो कंप्लीट होने का ड्यूरेशन है वो कितना है, 0.85 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो हेल्थ एजुकेशन के यहाँ पर प्रिंसिपल सभी हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है पार्टिसिपेशन, मोटिवेशन, रीइंफोर्समेंट्स एंड पनिशमेंट। तो हेल्थ एजुकेशन के जो प्रिंसिपल होते हैं वो होते हैं क्रेडिबिलिटी, इंटरेस्ट, पार्टिसिपेशन, मोटिवेशन, कंप्रीहेंशन, लर्निंग बाय डूइंग, नॉन टू अननोन एंड सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो ये सभी क्या है, हेल्थ एजुकेशन के प्रिंसिपल हो गए। बट जो इनमें से नहीं है वो क्या है, पनिशमेंट। आप हेल्थ एजुकेशन में किसी को पनिशमेंट के बारे में क्यों बताएंगे। बट जो बेसिक प्रिंसिपल है आपको याद रखना है, क्रेडिबिलिटी, इंटरेस्ट। किसी को भी आप हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं तो उसका फर्स्ट प्रिंसिपल होगा कि आप क्या बताएं, इंपॉर्टेंट थिंग्स बताएं, इंटरेस्टिंग चीज़ें बताएं जो उसकी हेल्थ को लेकर इंपॉर्टेंट हो, पार्टिसिपेशन करवाएं क्लाइंट का, पेशेंट का, मोटिवेट करें, कंप्रीहेंसिव होना चाहिए, रीइंफोर्समेंट होना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए, नॉन टू अननोन होना चाहिए। तो ये सभी क्या है, प्रिंसिपल है हेल्थ एजुकेशन के। बट किसी भी टाइप की हेल्थ एजुकेशन में हम पनिशमेंट तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो यहाँ पर इसका प्रिंसिपल जो नहीं होगा वो क्या होगा, पनिशमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर मल्टीपल टिनी राइज्ड व्हाइट और येलो व्हाइट स्पॉट्स में अपीयर ऑन द नोज चीक्स ऑफ द न्यूनेट आर कॉल्ड एज। तो मल्टीपल बहुत ही छोटे छोटे व्हाइट और येलो कलर के स्पॉट्स देखने को मिलेंगे बेबी के नोज चीक्स पर। तो ये क्या कहलाएंगे,
ऑप्शन में है मिलिया, साल्मोन पैचेस, मंगोलियन स्पॉट या फिर हर्कलिन कलर चेंजेस। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये क्या है। कि जो बेबी के चीक्स, नोज पर मल्टीपल बहुत ही छोटे छोटे बहुत ही बारीक हैं जो येलो व्हाइट कलर के स्पॉट्स हो रहे हैं, तो ये क्या है, ये सभी है मिलिया। इस तरीके से बेबीज में आपने देखा होगा मोती दाने दाने टाइप से रहेंगे फेस पर, चीक्स पर, कभी कभी फोरहेड पे भी हो सकते हैं, चीक्स चिन के यहाँ भी हो सकते हैं, तो ये सभी क्या है मिलिया। यहाँ पर अदर पैचेस है, ये देखिए साल्मोन पैचेस, इट इज डिफाइंड एज वेस्कुलर ब्लैंचिंग रेड पैचेस or streak across the forehead and or glabella in a newborn infant. In contrast to a port wine stain, the salmon patches is usually lighter in color, not dermatically distributed and will spontaneously involute. तो इसका मतलब है ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं साल्मोन पैचेस मेरे दोनों बेबीज को है, मैं आपको सेपरेट वीडियो में जरूर दिखाऊंगी। तो ये टाइम के हिसाब से क्या होते हैं, साल्मोन पैचेस धीरे धीरे ठीक होते जाते हैं, 2 to 4 ईयर की एज तक जाते जाते बच्चों में ठीक हो जाते हैं। किसी किसी बच्चों में आपने देखा होगा रेड कलर का स्पॉट रहेगा, माथे के फोरहेड पे रहेगा या फिर नेक के पीछे रहेगा, तो ये नॉर्मल है। नेक्स्ट है यहाँ पर मंगोलियन स्पॉट, तो ब्लूइश ब्लैकिश कलर के आपने स्पॉट देखे होंगे बेबीज में, बैक में हो सकते हैं, बटक्स पे हो सकते हैं, लेग में हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं, तो ये क्या है मंगोलियन स्पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर व्हेन वाज नेशनल इम्यूनाइजेशन डे फॉर पोलियो ऑब्जर्व्ड इन 2021। तो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे फॉर पोलियो है 2021 में कब मनाया गया था? ऑप्शन में 31 जनवरी, 30 जनवरी, 29 जनवरी या फिर 28 जनवरी। तो यहाँ पर हिंदी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है कि कब है जो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे फॉर पोलियो ऑब्जर्व है जो किया गया था। पोलियो कब तक दिया जाता है? 5 साल तक की एज ग्रुप के बच्चों को दिया जाता है, 0 to 5 ईयर तक, और ओरल भी दिया जाता है, और जो आईपीवी होता है वो इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं। बट यहाँ पर मोस्टली जो ओरल पोलियो है इसके लिए जो प्रोग्राम रखा जाता है नेशनल इम्यूनाइजेशन डे फॉर पोलियो, तो 2021 में कब रखा गया था? तो जो लास्ट संडे होता है उसी में आई थिंक रखा जाता है, तो ये हुआ था 31 जनवरी को। हर साल जो पोलियो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे फॉर पोलियो है वो कब हम सेलिब्रेट करते हैं? 31 जनवरी को। नेक्स्ट है यहाँ पर विच इज़ द फर्स्ट लाइन ड्रग टू ट्रीट द गट। तो गट को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन है जो यूज़ की जाती है? ऑप्शन में एलोप्यूरिनॉल, पैरासीटामोल, क्यूनिन या फिर डाइक्लोफेनिक। तो जो मेडिसिन यूज़ की जाती है गट को ट्रीट करने के लिए वो क्या है? एलोप्यूरिनॉल। एलोप्यूरिनॉल क्या करती है? गट के केस में क्या होता है, जो यूरिक एसिड होता है इसका ऑक्यूमुलेशन होने लगता है कहाँ पर? जॉइंट्स में, जिसके कारण जॉइंट्स में स्टिफनेस रहेगी, रेडनेस रहेगी, पेन रहेगा। तो जो यूरिक एसिड एक्यूमुलेट हुआ है, इकट्ठा हुआ है, उसको बॉडी से फ्लश्ड आउट करने के लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाती है वो क्या है? एलोप्यूरिनॉल। एलोप्यूरिनॉल का यूज़ गट को ट्रीट करने के लिए तो किया ही जाता है, साथ ही साथ जो अदर किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होती है उनको ट्रीट करने के लिए भी ये मेडिसिन यूज़ की जाती है। क्या? एलोप्यूरिनॉल। इसका जो ब्रांड नेम है वो क्या है? जाइलोप्रिम। जो आपको मेडिकल पे मिलेगा वो उसमें ब्रांड नेम क्या होगा? जाइलोप्रिम। बट एलोप्यूरिनॉल है जो गट ट्रीटमेंट के साथ साथ किडनी स्टोन को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ की जाती है। बिफोर सर्जरी डॉक्टर कोशिश करते हैं कि जो किडनी स्टोन है, यदि छोटा माइनर स्टोन हुए हैं तो उसको बाहर निकालने के लिए मेडिसिन दी जा सकती है। बट गट के ट्रीटमेंट में फर्स्ट लाइन ड्रग पूछते हैं तो वो क्या है? एलोप्यूरिनॉल। तो जो यूरिक एसिड जमा होगा जॉइंट्स में, तो उन जॉइंट्स के जो यूरिक एसिड को बाहर निकालने के लिए मेडिसिन यूज़ की जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर पैग सेल्स आर सीन इन। तो पैग सेल्स कहाँ पर देखने को मिलेंगी? ऑप्शन में है वेजाइना, वल्वा, ओवरी या फिर फैलोपियन ट्यूब। तो जो पैग सेल्स होती हैं जनरली ओविडक्ट, यूट्राइन ट्यूब या फिर फैलोपियन ट्यूब में देखने को मिलती हैं, जो कि एक तरीके की नॉन सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स हैं। इनको इंटरकैलेटेड सेल और इंटरकैलरी सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इन सेल्स को याद रखें, कहाँ पर देखने को मिलती हैं? फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट या फिर यूट्राइन ट्यूब में।
फैलोपियन ट्यूब्स के 3 नाम है, एग्जाम में आपको आ सकते हैं, फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट या फिर यूट्राइन ट्यूब। यहाँ पर पैक सेल्स देखने को मिलती हैं और यहीं पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, थिक वाइट म्यूकस डिस्चार्ज फ्रॉम द फीमेल जेनाइटेलिया इज। तो फीमेल के जेनाइटेलिया से क्या होगा, वेजाइना से जनरली जो म्यूकस डिस्चार्ज होगा वाइट कलर का, थिक होगा, जो कि वो क्या कहलाएगा। ऑप्शन में लेबिया, एस्ट्रोजन, हाइमन या फिर स्मैग्मा। तो यहाँ पर एस्ट्रोजन हार्मोन है, लेबिया और हाइमन एक ऑर्गन है। तो जो व्हाइट म्यूकस डिस्चार्ज हो रहा है वो क्या है, तो वो स्मैग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लड ग्रुप कंसिडर्ड एज द यूनिवर्सल डोनर। तो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर कहलाएगा, दैट मीन्स वो अपना ब्लड ग्रुप सभी को दे सकता है। तो ब्लड ग्रुप, ऐसा ब्लड ग्रुप जो अपना ब्लड ग्रुप किसी को भी दे सकता है, सर्व दाता जो कहलाएगा, हिंदी में कहें तो यूनिवर्सल डोनर को। तो ऑप्शन में ए बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव या फिर ओ नेगेटिव। तो ऐसे कैटेगरी का ब्लड ग्रुप कौन सा है जो यूनिवर्सल डोनर है, तो वो ओ नेगेटिव। जिन भी लोगों का ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है वो किसी को भी ब्लड है जो दे सकते हैं, चाहे वो बी पॉजिटिव वाले पेशेंट हो, ए पॉजिटिव वाले पेशेंट हो, तो सभी को अपना ब्लड ग्रुप ब्लड है जो डोनेट कर सकते हैं। तो वो कौन से कैटेगरी के डोनर हो गए, ओ नेगेटिव के। और यदि यूनिवर्सल रेसिपिएंट पूछा जाता है तो ए बी पॉजिटिव। दोनों याद रखें, जो डोनर जो दान कर सकते हैं वो ओ नेगेटिव, जो सभी से ले सकते हैं, सर्वग्राही हैं, वो क्या है, ओ बी पॉजिटिव, सॉरी ए बी पॉजिटिव। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट इज द टर्म फॉर अ डिवाइस यूज टू टेक द प्लेस ऑफ अ मिसिंग बॉडी पार्ट। तो यदि हमारी बॉडी का कोई पार्ट है जो मिसिंग है या फिर उसको एम्पुटेट करना पड़ा है किसी भी कैंसर की प्रॉब्लम के कारण या फिर कुछ अदर प्रॉब्लम के कारण, तो वहाँ पर उसी का एक मिसिंग बॉडी पार्ट है, तो वहाँ पर कुछ ऐसी डिवाइस यूज़ की जाएंगी ताकि उस जो पार्ट है बॉडी का उसकी कमी को थोड़ा कम करे। तो वो डिवाइस क्या कहलाएंगी। ऑप्शन में प्रोनेशन, एबडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन या फिर प्रोस्थेसिस। तो ऐसी डिवाइस जो किसी मिसिंग बॉडी पार्ट्स की जगह पर यूज़ की जाएंगी वो क्या कहलाती हैं, प्रोस्थेसिस। क्या कहलाएंगे, प्रोस्थेसिस। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार अलग अलग एग्जाम में आया है, अलग अलग नाम से आया है। ऑप्शन में है, सॉरी क्वेश्चन है, द हेमलिच मैन्यूवर और एब्डोमिनल थ्रस्ट इज यूज्ड फॉर द पेशेंट हु हैज। तो हेमलिच मैन्यूवर और एब्डोमिनल थ्रस्ट एक क्वेश्चन MP CHO, MP स्टाफ नर्स, उत्तराखंड CHO एंड जो 1400 पोस्ट के लिए एग्जाम हुआ था यूपी में, उसमें इवन 2021 में जितने भी पेपर हुए MP व्यापम के, हर एक पेपर में क्वेश्चन आया है, चाहे वो भी GMC के पेपर आप देख लें तो सभी में क्वेश्चन आया है कि हेमलिच मैन्यूवर किन पेशेंट में यूज़ किया जाएगा। ऑप्शन में है अ ब्लडी नोज, अ ब्लॉक्ड एयरवे, फैलन आउट ऑफ बेड या फिर इम्पेयर्ड आईसाइट। हेमलिच मैन्यूवर और एब्डोमिनल थ्रस्ट का यूज़ जनरली जब ब्लॉक्ड एयरवे हो को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। किसके लिए, ब्लॉक्ड एयरवे या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्टेड बाहर का फॉरेन मटेरियल हमारे एयरवे में फंस गया हो तो उसको बाहर निकालने के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, ब्लॉक्ड एयरवे। तो उस ब्लॉक्ड एयरवे को ट्रीट करने के लिए एब्डोमिनल थ्रस्ट या फिर हेमलिच मैन्यूवर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, साइन ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा आर दी फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो प्लेसेंटा के सेपरेट होने के साइन सभी हैं कि आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर बेबी एक्सपेल्ड आउट होने के बाद जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है उसमें क्या होता है, प्लेसेंटा एक्सपेल्ड आउट होता है। तो बेबी एक्सपेल्ड आउट होने के बाद कुछ साइन देखने को मिलते हैं, जनरली 3 साइन होते हैं, तो वो सभी यहाँ पर किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में लेंथनिंग ऑफ द कॉर्ड एट वुल्वा, गस ऑफ ब्लड इज सीन, फंडस राइट्स अप टू अम्बलाइकस, टेम्परेचर राइसेस। तो प्लेसेंटा के सेपरेट होने के साइन है यहाँ पर लेंथनिंग ऑफ द कॉर्ड एट वुल्वा, गस ऑफ ब्लड इज सीन, फंडस राइज अप टू अम्बलाइकस, बट टेम्परेचर है जो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। तो आंसर क्या होगा आपका डी, टेम्परेचर राइसेस। यहाँ पर 3 साइन होते हैं, सडन गस ऑफ ब्लड, लेंथनिंग ऑफ द विजिबल पोर्शन ऑफ द अम्बलाइकल कॉर्ड एंड द यूट्रस विच इज सॉफ्ट एंड फ्लैट इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी बिकम्स राउंड एंड फर्म। तो ये कितने हो गए, 3 साइन है बेसिकली किसके, प्लेसेंटा सेपरेट होने के, बेबी एक्सपेल्ड आउट होने के बाद से। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आपको आ सकते हो। प्लेसेंटा किस स्टेज में एक्सपेल्ड आउट होता है,
थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, साइन ऑफ ट्रू लेबर आर दी फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो ट्रू लेबर के सभी साइन है यहाँ पर किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है पेनफुल रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, डायलेटेशन ऑफ द ओस, सर्वाइकल ओस, फीटल मूवमेंट या फिर सो। तो ट्रू लेबर के साइन क्या कौन कौन से हैं यहाँ पर? पेनफुल रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होगा, सर्वाइकल डायलिटेशन होगा, ब्लड सो देखने को मिलेगा, बट लेबर के टाइम पर फीटल मूवमेंट बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब आपका एनएसटी होगा तब आपको देखने को मिलेगा, फीटल हार्ट रेट आप चेक कर सकते हैं, बट फीटल मूवमेंट उस टाइम पर आपको फील नहीं होगा ट्रू लेबर पेन में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? सी, फीटल मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द फ्रिक्वेंसी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी। तो बेबी को जब ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होना चाहिए? ऑप्शन में डिटरमाइंड बाय हॉस्पिटल प्रोसीजर, डिटरमाइंड बाय द बेबी डिजायर, डिटरमाइंड द रेट एट विच द मदर प्रोड्यूस द मिल्क, रिजिड 3 आवर शेड्यूल। तो ब्रेस्ट फीडिंग का कोई एक पर्टिकुलर टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है, ना ही हॉस्पिटल के प्रोसीजर पर बेस्ड होगा और ना ही इस पर डिपेंड करता है कि मदर कितना ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस कर रही है। जितनी ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है तो आप बेबी को बार बार फीड कराएं या फिर हर 3 घंटे के शेड्यूल में फीड कराएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेबी की जो डिजायर होगी ब्रेस्ट फीडिंग है जो उसी पर डिपेंड करता है। और जब आपको यदि इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है? डिटरमाइन द बेबीज डिजायर। इनकेस क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि आप कैसे कंफर्म करेंगे कि बेबी है जो ब्रेस्ट फीडिंग से सफिशिएंट ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है उसकी या नहीं, तो 24 आवर में 8 to 12 टाइम यूरिन पास आउट करेगा या फिर एक बार फीड करने के बाद एटलीस्ट 2 to 3 आवर तक है जो साउंड स्लीप लेगा। तो क्या होगा? ब्रेस्ट फीडिंग का जो नॉर्मल आप पता कर सकते हैं कि बेबी का जो पेट है सही तरीके से भर रहा है या नहीं। नेक्स्ट है यहाँ पर, एन एमनियोटिक फ्लूइड एंड सैक सर्व्स द फॉलोइंग फंक्शन एक्सेप्ट। तो एमनियोटिक फ्लूइड और सैक है सभी काम करेगा किसी एक को छोड़कर, एमनियोटिक फ्लूइड भी और एमनियोटिक सैक भी। ऑप्शन में हेल्पिंग टू डायलेट द सर्विक्स, प्रोटेक्टिंग द फीटस फ्रॉम इंजरी, प्रोवाइडिंग द फीटस विथ इम्यून बॉडीज, कीपिंग द फीटस एट एन इवन टेम्परेचर। तो एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है? सर्विक्स डायलेट करने में हेल्प करेगा, फीटस को इंजरी से बचाएगा, एज अ कुशन का काम करेगा, पिलो का काम करेगा और साथ ही बेबी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में हेल्प करेगा, बट इम्यून बॉडीज है जो प्रोवाइड नहीं कराएगा फीटस को। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? सी, प्रोवाइडिंग द फीटस विथ इम्यून बॉडीज। तो गाइज यहाँ पर इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।